सभी को नमस्कार। पिछले 2-3 क्लासेस में हमने मध्यकालीन भारतीय चित्रकला और पाल शैली के बारे में पढ़ा। मध्यकालीन शैली, चित्र शैली हम जानते हैं कि 700 से 1600 ईस्वी तक मध्य भारत में जिन जिन कला शैलियों का उदय हुआ, जो कला शैलियाँ फैली और जिन्होंने कला और संस्कृति को बहुत अधिक प्रभावित किया, उनमें मुख्य रूप से पाल, जैन या अपभ्रंश, राजस्थानी, मुग़ल और पहाड़ी शैली मुख्य रूप से है। इसमें से पाल शैली का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम जैन शैली या अपभ्रंश शैली के बारे में पढ़ेंगे। वास्तव में बौद्ध धर्म की समाप्ति के पश्चात या बौद्ध धर्म के अंत होते होते गुजरात में जैन धर्म की शुरुआत हुई। जैन धर्म का आरंभ हुआ और जैन धर्म के अनुयायियों ने, महायान और बोधियान दोनों धर्म के अनुयायियों ने कुछ सचित्र ग्रंथ तैयार किए। उन सचित्र ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के चित्र जैन शैली से संबंधित बनाए गए। बहुत अधिक मूर्तियाँ भी बनाई गई। उन सभी के द्वारा जिस शैली की शुरुआत हुई, जिस शैली का आरंभ हुआ, उसे जैन शैली कहा जाता है। लेकिन जैन शैली के विषय में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद हैं, क्योंकि इस शैली में इस समय केवल जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ ही नहीं बने, अपितु गुजराती शैली या पश्चिम भारतीय या अन्य धर्मों से संबंधित भी ग्रंथ चित्र बनाए गए। अतः कुछ विद्वानों ने इसका विरोध किया कि इसे जैन कहना उचित नहीं है, इसलिए इसे गुजरात में पनपने के कारण गुजराती शैली माना जाने लगा। लेकिन गुजराती शैली की भी वही समस्या थी जो जैन शैली की थी कि केवल गुजरात में ही इसके केंद्र नहीं थे, अपितु देश के अनेक स्थानों पर यह शैली धीरे धीरे विकसित हो रही थी। इसलिए कुछ विद्वानों ने उसे उचित नहीं माना। अतः सभी का एक मत इसे अपभ्रंश शैली के रूप में माना गया, क्योंकि अपभ्रंश का मतलब सभी शैलियों का मिश्रण होता है। अब देखिए, 11वीं से 12वीं शताब्दी में जहाँ दक्षिण में भित्ति चित्र और मूर्ति कला का अवसान हो रहा था, वहीं पर गुजरात में जैन धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा था और कई उपाश्रयों, मंदिरों और ज्ञान भंडारों में जैन सचित्र ग्रंथ चित्रित हो रहे थे। जैन मंदिरों में मूर्तियाँ अतिभंग और कोणीय मुद्राओं में बनाई जाती थी और आँखों को ऊपर से लगाया जाता था और निब की सहायता से बाह्य रेखांकन किया जाता था। यहाँ तुलिका का लगभग अंत हो चुका था और निब का प्रयोग किया जाने लगा था, और यही कारण है कि अजंता और जैन में अंतर है। अजंता के चित्र कोमल और सौम्य हैं और जैनी चित्र जो हैं, जैन चित्रण शैली में बनाए गए या अपभ्रंश चित्रण शैली में बनाए गए जो चित्र हैं, वो निब से बने होने के कारण उनमें रेखा मोटी और सौम्यता का अभाव है। यह चित्र शैली जैन ग्रंथों में बनाए गए तो कुछ विद्वानों ने इसे जैन कहा, परंतु ये कुछ चित्र इसमें से अजैन थे। इसलिए इसे जैन ग्रंथों के अतिरिक्त, जैसे बाल गोपाल स्तुति, गीत गोविंद, दुर्गा सप्तशती, रति रहस्य आदि भी इसी समय रचे गए थे। अतः इसे केवल जैन कहना उचित नहीं समझा और गुजरात में इसका बीजारोपण होने के कारण इसे गुजराती शैली माना जाने लगा। जबकि कुछ विद्वान या विचारक ऐसे थे जिनमें से विशेष रूप से डॉक्टर मोती चंद्र, जिन्होंने इसे पश्चिम भारतीय शैली माना और अजंता से जोड़ने का प्रयास भी किया। पश्चिम भारतीय शैली मानने का कारण ये था कि पश्चिम भारत में लगभग सभी स्थानों पर धीरे धीरे विकसित हो रही थी, परंतु वास्तव में यह वह समय था जब केवल चित्रकला में ही नहीं बल्कि समस्त भारतवर्ष में राजनीतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का अंत हो रहा था। अतः कला, साहित्य आदि में भी अवसान का समय था। इस परिस्थिति को देखते हुए कला मनीषियों जैसे राय कृष्णदास ने इस शैली को अपभ्रंश कहा, जो सर्वमान्य है। राय कृष्णदास जी ने
इसे अपभ्रंश नाम दिया और जिसे अंत में सभी ने स्वीकार किया कि हाँ, ये अपभ्रंश के रूप में ये शैली सही है। इस शैली में को दो प्रकार से चित्रित किया गया है। एक तो ताड़पत्र पर और दूसरा कागज़ पर। दो प्रकार के ग्रंथ इसमें बनाए गए, ताड़पत्रीय ग्रंथ और कागज़ पे बने हुए ग्रंथ। जो 1100 से 1350 ईस्वी के मध्य कागज़ के आविष्कार से पूर्व ताड़पत्र पर ही चित्रण किया जाता था। जिस ताड़पत्र क्या होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा कि विशेष प्रकार के पत्ते को छाया में सुखाकर उसे चित्रण के लिए तैयार किया जाता है और उसे बीच में छेद करके एक ग्रंथ के रूप में उसे ग्रंथित कर दिया जाता है या पुस्तकबद्ध कर दिया जाता है और उस पर एक साइड लिखाई होती है और दूसरी साइड चित्र बनाया जाता है। इसे ताड़पत्रीय ग्रंथ कहते हैं। तो राजस्थान में अपभ्रंश शैली का जो पहला तिथि युक्त और प्रमाणित सचित्र ग्रंथ मिला है, जैसलमेर के ज्ञान भंडार में 1060 ईस्वी का यह चित्र है ओघ नियुक्ति वृत्ति। ओघ नियुक्ति वृत्ति का नाम आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये पहला ऐसा ग्रंथ है ताड़पत्र पर बना हुआ है, तिथि युक्त है, 1060 ईस्वी पर अंकित है और सचित्र है। सचित्र, ताड़पत्रित और तिथि युक्त ग्रंथ ओघ नियुक्ति वृत्ति, जो वर्तमान में जैसलमेर के ज्ञान भंडार में सुरक्षित है, अब तक प्राप्त सबसे प्राचीन लिखित और सचित ग्रंथ है। इसलिए इसका महत्व बहुत अधिक है। इसके प्राप्त होने से तत्कालीन समाज और तत्कालीन राजनीति की स्थिति का पता भी चलता है। कला का पता तो चलता ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त निशित चूर्ण, अंग सूत्र, सावक प्रतिक्रमण सूक्त चूंदड़ी, कालकाचार्य आदि अन्य ऐसे ग्रंथ हैं जो ताड़पत्र पर बने हुए हैं, तिथि युक्त हैं और राजस्थान के अलग अलग संग्रहालयों में ये प्राप्त हुए हैं या रखे हुए हैं, सुरक्षित हैं। जिसमें से निशित चूर्ण जैन धर्म से संबंधित है। सावक प्रतिक्रमण सूक्त चूंदड़ी भी राजस्थान का एक बहुत ही लिखित और सचित्र ग्रंथावली है, जिसके अंदर कई फलक हैं और कई फलकों में चित्र बनाए गए हैं। अधिकांश चित्र जो जैन चित्र बनाए गए हैं और तिथि युक्त हैं, उसमें अधिकांश चित्र महावीर के जीवन से संबंधित हैं। जैसे कि पहले बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए थे, उसी प्रकार महावीर से संबंधित चित्र इसमें बनाए गए हैं। मानव आकृतियों के कंधे या चौड़े हैं, ये इस चित्र शैली की विशेषता है कि मानव आकृतियों के कंधे चौड़े हैं और अक्रियता से दूर दूर बनाए गए हैं, पास पास नहीं बनाए गए हैं। जबकि इससे पूर्व की जो शैलियाँ थी उसमें चित्रों को पास पास बनाकर भीड़ भाड़ वाला इस तरह से बनाया गया था, लेकिन यहाँ चित्राकृति में पर्याप्त स्थान देकर इससे ये पता चलता है कि इस समय चित्र को महत्व दिया जाने लगा था, इसलिए उससे पुस्तक में पर्याप्त स्थान मिलता था। कहीं भी क्षितिज रेखा या वास्तु का अंकन नहीं है। इसका मतलब जिस पत्र पर चित्र बनाया गया है वहाँ पूरे पत्र को आधार तल के रूप में इस्तेमाल किया गया है, उसे विभाजित नहीं किया गया है और उसमें किसी भी प्रकार का क्षितिज रेखा या उसमें कोई वास्तु नहीं है। केवल विषय वस्तु को केंद्रित करके या जैन धर्म से संबंधित चित्र बना है या और किसी से संबंधित चित्र बना है, तो विषय वस्तु को ही संपूर्ण धरातल पर चित्रित किया गया है। ये इसकी एक और विशेषता है जो कि इसे अजंता से अलग करती है। प्राथमिक रंगों वाली वर्ण योजना और छाया प्रकाश का अंकन यहाँ भी देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे रंग इस्तेमाल किए गए जो कि बाहर से मंगवाए जाते थे या बाहर से आने लगे थे धीरे धीरे। संपूर्ण चित्र में सादा जीवन है, लोक जीवन से संबंधित चित्र हैं और यथार्थ कथाओं को चित्रित करना यहाँ प्रारंभ हो गया था। अभी तक जो चित्रण होता आया है, चाहे वो अजंता में होता आया हो, चाहे वो पाल शैली में होता आया हो या गुफा चित्रों में हो, उसमें भगवान बुद्ध की जातक कथाओं का चित्र अधिक बनाया गया है। जबकि जैन शैली में या अपभ्रंश शैली में
यह प्रारंभ हुआ कि साधारण लोक जीवन से संबंधित विषयों को चित्रण के लिए चुना जाने लगा। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि इसे अन्य शैलियों से पृथक करता है। धीरे धीरे यहाँ पीले रंग का और पीले रंग के स्थान पर स्वर्ण का प्रयोग भी होने लगा था। इससे पूर्व किसी भी चित्र में या किसी भी पोथी चित्र में या ताड़ चित्र में स्वर्ण और रजत का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन जैन शैली में या अपभ्रंश शैली में जो पोथियाँ बनाई गई हैं उनमें परवर्ती काल की जो पोथियाँ हैं उनमें स्वर्ण निर्मित स्वर्ण रेखांकन या स्वर्ण और रजत का प्रयोग भी होने लगा था। और आज भी ऐसी कई पोथियाँ यहाँ सुरक्षित हैं। एक पोथी उदयपुर में सरस्वती भंडार में भी सुरक्षित है, जो गुलाब बाग में जो लाइब्रेरी है सरस्वती पुस्तकालय, उसमें भी कई ऐसी पोथियाँ हैं जो कि स्वर्ण और रजत से निर्मित हैं, जिनमें जो चित्र बनाए गए हैं उनमें स्वर्ण रजत के तारों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार अपभ्रंश शैली ने मध्यकालीन भारतीय चित्रकला को एक नवीन आत्मा प्रदान की और ये नवीन रूप में हमारे सामने विकसित होकर आई। अब ये देखिए कि अजंता और अपभ्रंश शैली के बीच में क्या अंतर है। अजंता और अपभ्रंश शैली की तुलना यदि हम करें तो अजंता में जो लिखाई का स्थान होता था वो अधिक है और चित्र को छोटा बनाया गया है, या फिर अजंता में जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं उनमें केवल चित्र ही बनाया गया है, उसमें कोई लिखाई नहीं की गई है, किसी प्रकार की लिखावट नहीं है। और या यदि वह लिखावट वाला स्थान है तो वहाँ चित्र के लिए स्थान कम छोड़ा गया है, यानी चित्र को महत्व कम दिया गया है। दूसरा, संयोजन में मानव आकृतियाँ अजंता में अधिक और अपभ्रंश में कम मिलती हैं। मानव आकृतियाँ जो हैं वो अजंता में अधिक हैं, अजंता की मानव आकृतियाँ अधिक हैं और अपभ्रंश की मानव आकृतियाँ कम हैं। अजंता में मानव आकार सौंदर्य युक्त है तथा मुख भावयुक्त और मुद्राएं सरल है। अजंता का जो चित्रण शैली है विश्व प्रसिद्ध है और अपने सौंदर्य भाव और मुद्राओं के कारण प्रसिद्ध है, जबकि अपभ्रंश में शारीरिक अनुपात नहीं के बराबर है, चेहरे में भाव शून्य है और मुद्राओं का भी अभाव है। यहाँ मात्र विषय वस्तु को लेकर उससे अंकित करने का प्रयास किया गया है और ग्रंथ के साथ उसका संयोजन किया गया है। यही इसकी विशेषता है कि ये जो चित्र हैं वो सचित्र ग्रंथ हैं और ग्रंथ के साथ में इसे बनाया गया है। यहाँ की रेखाएं जो हैं वो लय और गति युक्त है, जबकि अपभ्रंश में निब की सहायता से बनाई गई रेखा मोटी और कठोर है। अजंता के समान उसमें कोमलता का अभाव है। रंगों का उचित प्रयोग अजंता में विशेष रूप से देखा जा सकता है, जबकि अपभ्रंश में 3 या 4 मुख्य वर्णों का ही प्रयोग हुआ। बाद में पीले रंग के स्थान पर स्वर्ण का प्रयोग किया जाने लगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अजंता और अपभ्रंश की यदि तुलना की जाए तो चित्रण में बहुत अधिक गिरावट और बहुत अधिक अवसान देखा जाता है, लेकिन फिर भी मध्यकालीन चित्रकला और मुख्य रूप से अपभ्रंश शैली का महत्व इसलिए अधिक है कि 100-150 वर्षों के अवसान के पश्चात इन कलाकारों ने, इस चित्र शैली ने एक बार फिर से चित्रकला को उत्थान की ओर आगे बढ़ाया और चित्रकला के महत्व को समझाने का प्रयास किया। देखिए यहाँ 2 जैन शैली के चित्र जो ताड़पत्र पर बने हुए हैं, ये मैंने आपके लिए रखे हैं। एक चित्र जो है ताड़पत्र पर बना हुआ, ये पाटन के संग्रहालय में संग्रहित है। इसे और अधिक बड़ा करके जूम कर किया जा सकता है। जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, पंचतीर्थी पट का एक दृश्य है जो कि ताड़पत्र पर पुस्तक भंडार पाटन में संग्रहित है। और इस चित्र में जो ऊपर की ओर है वो प्रकृति को दर्शाया गया है। प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ में कुछ गंधर्व और उड़ते हुए शेर आदि का भी चित्रांकन किया गया है। किसी कथा का
से इस अंकन को लिया गया है और नीचे कोई सामान्य जीवन से संबंधित कथा को चित्रित कर इस ग्रंथ को तैयार किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि हाँ रेखाएं जो हैं मोटी हैं और पेन से बनाई गई हैं। इसमें जो ब्रश या तुलिका है उसकी कोमलता नहीं है। इसी प्रकार जो दूसरा चित्र है अपभ्रंश शैली का शिकार का दृश्य है और इसमें अभी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि राजा जो है वो हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं, इधर हिरण का शिकार कर रहे हैं, पीछे उनका साथ देने के लिए सिपाही भी बैठा हुआ है। अलंकारिक रूप में इस हाथी को बहुत अधिक अलंकृत करके सजा करके चित्रित किया गया है और इसे 2 भागों में बांटा है इस परिप्रेक्ष्य को। ऊपर शिकार का दृश्य है और नीचे राजा और उसके साथ संगीतज्ञों को बनाया गया है और पेड़, पक्षी, पशु सब इसके साथ में अंकित हैं। तो इस प्रकार अपभ्रंश शैली में देखिए मोटी रेखाएं और काले रंग से बाह्य आकार को बनाया जाता था और इसमें अंदर कहीं कहीं पर रंगांकन किया जाता था। तो पाल शैली के पश्चात जैन शैली मध्यकालीन चित्रकला में विशेष स्थान रखती है और इसका अध्ययन करने के लिए आप किताब बुक का इस्तेमाल, पुस्तक का इस्तेमाल भी करें और ये इसको पढ़ने के बाद आप ये देखें कि कौन सी ईस्वी में कहाँ से कहाँ तक इसके चित्र और देश में कहाँ कहाँ इसके इस प्रकार के चित्र, ताड़पत्रित चित्र प्राप्त हुए हैं और इन प्राप्त ताड़पत्रित चित्रों के नाम, उनकी तिथियाँ और उनके संग्रहालयों के नाम लिख कर के आप एक कागज़ पर तैयार करें, अपना एक असाइनमेंट तैयार करें। आपके लिए एक होमवर्क है कि आप इसको तैयार करके और रखें और अगली क्लास में हम मध्यकाल की ही अगली कला शैली के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे।